पूजा पाठ के बाद किया दान। जोशीमठ में सीएम से लिपट कर रो रहे पड़े प्रभावित, कहा हमें राशन कंबल की जरूरत नहीं, बस रहने के लिए चाहिए मकान। अल्मोड़ा में सेना के आवासीय परिसर में लगी आग, जवानों की मदद से फायरकर्मियों ने 10 घंटे बाद पाया काबू। देहरादून की सड़कों पर निकले यमराज, वाहन चालकों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ, नियमों की पालन करने की दिलाई शपथ। रुद्रप्रयाग में दलित युवक को मंदिर में प्रवेश करना पड़ा भारी, लोगों ने दलित युवक पर जलती लकड़ियों से किया हमला, जांच शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा आयोजित पौराणिक माघ मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काट कर किया और इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। बताते चलें, पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेले का आयोजन नहीं हुआ था और इस वर्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले को भव्य रूप दिया गया है। यह माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। 2 साल बाद हो रहा है और आज बहुत शुभ पल है कि हम इस माघ मेले का पौराणिक आध्यात्मिक प्रेरित साथ साथ एक नवीनतम माघ मेले की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने इस मेले में स्वास्थ्य मेले के रूप में रखा है और स्वरोजगार मेले के रूप में इसको रखा है और सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है उसको भी संजोने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में माघ मेले का एक दिव्य भव्य और जो प्राकृतिक प्राचीन रूप है वो इस मेले के मंच के माध्यम से जनता जनार्दन को देखने को मिलेगा। गाँव की डोली, जैसा कि आप सभी को मालूम है, किनार देवता की डोली। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने जोशीमठ मामले में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट में जोशीमठ के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं था, सरकार काम कम और दिखावा ज्यादा करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के प्रभावितों को मुआवजा दें ताकि पीड़ित परिवार अपना रहन सहन अच्छे से कर सके। आज हमको ऐसी परेशानी है, अपना खाना पीना, अपना सुबह उठना, नहाना धोना, कहाँ ऐसी कैसे रह जा सकते। अब क्या करना, मजबूरी है, मजबूरी में तो रहना ही पड़ता है, जो भी है जैसे भी है। नहीं है हम सोच रहे भाई थोड़ा हमको वो कर दे, हम जैसे हमारे घर था हम वो थोड़ा हम हमारे लिए थोड़ा सरकार मदद करे, हम ऐसे घर बनाए। क्या करना, क्या हो सकता है। अब सामान सुबह कम्बल दे रहे, खाना दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे, इसका क्या करना। इतने आ रहे थोड़ा हम अभी एकदम अब कहाँ से बनाएंगे घर, तो थोड़ा मदद करेंगे। सरकार वो जितनी कमाई थी वहाँ लगाए, वो है नहीं। अब वो ऐसे है कि थोड़ा सरकार मदद करेगी तभी हम नए घर बनाएंगे, वो करेंगे कुछ भी जैसे भी अपना सोच समझ के अपना वो करेंगे। कोई तो 15-16 कमरे का घर छोड़ दिया, अलग अलग लेटरिन बाथरूम गीजर लगे हैं, उतनी फैसिलिटी में अभी है। ऐसे में कैसे एक ही कमरे में न गीजर है न कुछ है, ऐसी परेशानी में क्या क्या कहाँ क्या ऐसी दिक्कत ही है, क्या करना। किसको नहीं होता। एक ही दिन हम कहीं जाते हैं, हमें कितना गंदा लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपने घर में कब जाएं, तो क्या करें। तो ऐसे समय आ रहा था तब तो हमें कुछ वो नहीं किया, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि हो जाएगा, परंतु हम विश्वास पे हैं कि हमें सरकार कुछ मदद करेगी। लेकिन हम अभी तक बैठे हैं, खाने को तो मिल रहा, सब चीज़ मिल रहा, लेकिन अपने घर जैसा तो कहीं होता नहीं। परंतु क्या करें, हम तो बेघर हो चुके हैं। जो चीज़ चाहिए वो तो है ही नहीं। हम तो इसको कहाँ मतलब 16 कमरे में हमने तो किराए पे भी नहीं दे रखी बेटा, अपने शौक के लिए बनाया था। आदमी लोग पेंशन आए, घर में रिटायर हो गए, सारे पैसे लगाए, बच्चे बेरोजगार हैं, तो क्या करें।
फिर हमने तो अपने बच्चों का भविष्य भी खो दिया। फिर ऊपर से लोनिंग वगैरह मकान बनाया, लोनिंग वगैरह ले रखा, उसको कहाँ से देंगे? हम तो यही सोच रहे, मतलब हम कहाँ से भुगतान करें? अपने बच्चों का भविष्य हमारा अंधकार में है खाने पीने, परंतु ऐसे कर वो भरोसा हो रहा है कि सरकार हमारी मदद करेगी। और हम ये सोच रहे हैं कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट का वो कर दे और फिर से हम अपने घर पे लौट जाएं। अपना घर अपना ही होता है तो बेघर जैसे लग रहे हैं यहाँ पर। बेघर हो ही गए वैसे भी नहीं, अब क्या करें? सरकार हमारी मदद कर सकते तो हम अब कहीं बाहर बना सकते घर में अपने, जहाँ भी रहना है हमको। और जो मदद नहीं करी तो वैसे ही बेघर हो गए हम। कैसे भैया वो तो अब मैं घर अपना किस कैसे खर्च कर बनाया मैं, जो भी पूछते घर पे लगाया, फिर बाहर बच्चे पढ़ने रखे, रोजगार का साधन नहीं है, बच्चे की पढ़ाई के किराए से हो जाता था जो भी हम खर्च कर दें। अब कुछ रोजगार नहीं, बेरोजगार खुद ही, अब तो कुछ भी सहारा नहीं रहा। सरकार हमारी जल्दी से मदद कर देती, हमको 1 टाइम सेटलमेंट दे देती थी तो हम सोच सकते। क्या मांग करेंगे कि सरकार आपकी बात को? सरकार से यही मांग करेंगे 1 टाइम सेटलमेंट दे दे हमको, हम कहीं पे भी बना सकते अपनी मर्जी से, चाहे हम गाँव बनाए चाहे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कांग्रेस भवन में ही प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जोशीमठ मामले पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, धामी कैबिनेट में जोशीमठ के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं था, सरकार काम कम दिखावा ज्यादा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए वो बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के प्रभावितों को मुआवजा दे ताकि पीड़ित परिवार अपना रहन सहन कर सके। जिसमें से पहला बिंदु यह है कि सरकार की कल हुई कैबिनेट से हमें यह बहुत उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले करेगी और उस महत्वपूर्ण फैसले के तहत जोशीमठ के हमारे प्रभावित भाइयों की ये जो प्रमुख मांग है कि उनका कंपनसेशन बद्रीनाथ में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी तर्ज पर हो। ये बड़ा मायूस करने वाला फैसला ये सुनकर कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव, सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की इतिश्री कर दी कि जो वहां पर जो रेट चल रहे हैं अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया। तो सरकार ने गोल मोल बात की, इससे वहां के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो केदारनाथ के आपदा पीड़ितों की पीड़ा को उसका संज्ञान लें और जो कंपनसेशन बद्रीनाथ में दिया जा रहा है वो कंपनसेशन जोशीमठ में भी आवंटित हो, तत्काल शीघ्र आवंटित हो, ताकि लोग जो मेंटल प्रेशर में हैं उनका मेंटल प्रेशर रिलीज हो सके, वो ठीक हो सके। नहीं तो लोग बहुत चिंतित हैं और लोगों का जीवन भी खतरे में है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूं, एक तो ये बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है, ये होना चाहिए। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडगुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत का एक फ्लैट सिडगुल में ही स्थित दीपगंगा अपार्टमेंट में है। देर रात कैंपस में लोहड़ी मनाई जा रही थी। आरोप है इसी दौरान गिरधर रावत भी अपनी सरकारी गाड़ी से कैंपस में जा पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी कैंपस के एंट्री गेट के बीचों बीच खड़ी कर दी। वहीं नशे में धुत रीजनल मैनेजर को सोसाइटी के पद अधिकारियों और निवासियों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदसलूकी करने पर लगातार कायम रहे। हुआ एक शख्स ने गेट पे आके, हालांकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक उन्होंने की हुई थी, उन्होंने बताया मेरा नाम गिरधर रावत है और मैं आरएम सिडकुल हूँ। अब ऐसा कोई पहचान तो हमारे गार्ड भी नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए कि वो आरएम सिडकुल है और क्यों वो यहाँ आए हैं। और उन्होंने आके गेट पे हंगामा शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अत्यधिक नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदतमीजी स्टार्ट करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिडकुल का मालिक हूँ, मैं आरएम हूँ यहाँ का, मैं यहाँ सिडकुल का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी। मैंने गेट बंद कर दिया है, बिल्कुल अपनी गाड़ी गेट पर लगा दी दोनों तरफ से करके और गेट पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। सोसाइटी के रेजिडेंट जो अपने घर आ रहे थे उन्होंने हॉर्न वगैरह बजाया, उनको बहुत ही असुविधा हुई, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मेरे को सूचना दी गई, प्रथम सूचना हमारे सचिव जी को दी गई
फिर मेरे को दी गई एज ए प्रोटोकॉल। हम लोग गेट पर पहुंचे तुरंत, हमने जाके माहौल को समझा, हमने खुद से रिक्वेस्ट करी कि आप बहुत सम्मानित पद पे हैं, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लेकिन रावत जी ने किसी की नहीं सुनी और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही अशिष्ट व्यवहार हमारे स्टाफ के साथ, हम सब लोगों के साथ किया। तो उसको सुन के बाकी सोसाइटी के रेजिडेंट भी आ गए और सबकी एक राय ये रही कि इस तरीके की हालत में इस व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए, पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, पुलिस प्रशासन को हमने कंप्लेंट करी, मौके पे पहुंचे। उन्होंने फिर भी एक बार समझाते हुए, पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए उनको इंसिस्ट किया कि आप अपना माफ़ीनामा दें और उसको उन्होंने अभी फिलहाल हमें माफ़ीनामा अपना रिटर्न में दिया है और जिसका हम सब लोगों ने रावत जी के लिए नहीं, उस पद की गरिमा के लिए उस माफ़ीनामे को हमने स्वीकार किया है और अभी फिलहाल हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते और आशा करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई इस पद पर रहते हुए उनके द्वारा ना हो और जो हमारा प्रशासन है, शासन है, वो उसको संज्ञान में ले कि लोग इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं। ये जो जानकारी हमें सोशल मीडिया और अन्य लोगों से जानकारी मिली थी कि इस तरह शराब पीकर कोई हंगामा किया गया, हत्या की गई थी, लेकिन इसमें जब जानकारी की गई तो वर्तमान में ये पता चला कि उनके द्वारा जो है जो कृत्य किया गया था उस संबंध में वहां के लोगों से आपस में माफी मांग ली है और इस समय कोई लिखित तहरीर नहीं है, लेकिन जैसे कोई शिकायत अगर करता है और इस पर तो संबंधित धाराओं में इसमें केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ये आरएम है सिटपुल में, इनके बारे में पता चला था कि इनके द्वारा ऐसा कृत्य वहां पर किया गया था। जाति प्रथा ने समाज में इतनी गहरे अपनी जड़ें जमा ली हैं, आज भी इसका विकट रूप देखने को मिलता है। समय बदलने के साथ ही जातिगत भेदभाव की घटना भी कम तो हुई, लेकिन इन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाए। जाति के आधार पर भेदभाव की खबरें आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आती रहती हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ऐसी एक बर्बरता की खबर सामने आई, जहां उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के सालरा गांव में एक दलित युवक अपनी पूजा करने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ तो लोगों के एक समूह ने जलती लकड़ियां उस पर कथित तौर पर फेंकी। पुलिस अधिकारियों ने बताया आयुष को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। आयुष ने अपनी शिकायत में कहा कि हमलावर इसलिए नाराज थे क्योंकि दलित होने के बावजूद उसने मंदिर में प्रवेश किया था। है कि जो उत्तरकाशी में जो घटना हुई है वही बड़ी शर्मसार घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना हुई है। एक अनुसूचित जाति के बालक को मंदिर के प्रांगण में डंडों इत्यादि से पीटा गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंतर्गत प्रत्येक आदमी को अपने मंदिर में पूजा अर्चना करने का पूर्ण अधिकार है और मैं गोचर की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के इस संघ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले भविष्य में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए और अगर वो किन्हीं स्थितियों में अगर अस्पताल में भर्ती है तो उसको उचित मुआवजा शासन और प्रशासन से मेरी गुहार रहेगी कि शासन उसको उचित मुआवजा देने की कृपा करे और यथाशीघ्र इन लोगों पे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इन पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए। अगर उचित से उचित कार्रवाई समय भी नहीं की जाती है तो समस्त गोचर से लेकर पूरे प्रदेश में इसका जन आंदोलन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग करेंगे, यही मेरी आशा है। और ये साहब के साथ धन्यवाद। हुई है छुआछूत पे मंदिर में जाने से, तो मेरे को तो लगता है इस गांव के जितने लोगों ने इसको पीटा है जलते हुए लकड़ी से, इनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। अनुरोध करता हूँ विशेष मुख्यमंत्री से कि इन लोगों को फांसी अनिवार्य हो कि ऐसे किसी दलित को इस मंदिर में हाथ जोड़ने के बजाय उसको पीटा जा रहा है, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तरकाशी में ये निंदनीय घटना हुई है एक दलित युवक के साथ, जो कि मंदिर भगवान का मंदिर होता है और उसमें प्रवेश करने पे जिस प्रकार से उन लोगों ने आयुष के साथ ये निंदनीय घटना की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और आयुष को जो है इंसाफ मिले।
हम आयोग से भी ये मांग करते हैं कि आयोग इसमें संज्ञान ले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे ही हमारे सभासद जी ने कहा कि इनको फांसी तक की सजा मिलनी चाहिए। ये देश हमारा संविधान से चलता है, न कि जातिवाद से चलता है। अगर जातिवाद चलेगा तो ये देश हमारा है और हम भारत के नागरिक हैं, तो हम भी अपनी आवाज़ को आगे उठाने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। कार्ड दे दो भाई। जिस प्रकार से उत्तरकाशी का जो प्रकरण हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आयुष को जो है इंसाफ मिले, न्याय मिले। और आयोग से भी ये अपनी ये मांग करते हैं कि आप संज्ञान लें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और हम तो ये चाहते हैं कि दलित युवक होने के नाते जिस प्रकार से एक मंदिर प्रांगण में, भगवान के मंदिर में जाने पे उत्तरकाशी के लोगों ने अपनी क्षुद्ध मानसिकता का व्यवहार दिया है, हम उनकी निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इस पे संज्ञान लेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी। हरिद्वार में पुलिस ने युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी मृतक के दोस्त थे। सलेमपुर क्षेत्र में एक मकान से पुलिस ने 22 साल के कार्तिक का शव बरामद किया। वहीं पुलिस ने बताया कि संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने सच्चाई उगल दी और कार्तिक का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव बोरे में बंद कर रखने की बात कबूल की। दोनों युवकों ने मृतक कार्तिक के माता पिता को फोन कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी और इसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और उसमें जो संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इसको लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी। जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था। और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन एक दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस की थी, उसके आधार पर जो है दोनों को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। भाई यहीं खड़ा कर लो, बस यहीं खड़ा कर लो भाई। लक्सर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तहसील परिसर स्थित न्यायालय के बाहर एक देसी तमंचा होने की सूचना मिली। वहीं मौके पर पहुंचकर लक्सर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और मौके से एक देसी तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। क्लाइंट है और भुरने का रहने वाला, जन्म सिंह उसका नाम है। वो अभी तारीख करके आया हमारे पास है। उसकी एक तो उसका चल रहा है फैमिली कोर्ट में तलाक का, और एक चल रहा है इसका संरक्षण का 7-10 का। और वो अभी तारीख करके आया इतनी देर में। जैसे हम गए इधर से तो उसे पता चला कि पुलिस ने वो पकड़ लिया। उसकी बाइक में किसी ने कट्टा रख दिया। वह उसकी जो पत्नी है उसने कट्टा रखवाया उसमें, और वो कुछ नहीं है, वो बेचारा सीधा आदमी है। अब उसे पुलिस लेगी पकड़ कर। ऐसे तो भाई किसी की भी मोटरसाइकिल में रख दो कट्टा, अपना पकड़वा दो। गाड़ी खड़ी बताओ, पूरे तहसील परिसर में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, पुलिस तो कैसे पता है यही गाड़ी में तमंचा पड़ा और वो भी लिपटा हुआ, ना उसकी कोई शिनाख्त ना किसी ने बताया। मुखबिर ने बता दिया, क्या बताया मुखबिर ने? गाड़ी नंबर रखवाना, बिना बात के रखवा के फंसवा दे लोगों को। ऐसे तो हमारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ से, ऐसे तो किसी को भी उठा लेगी पुलिस। मनमानी चल रही, जानबूझ कर रखा गया। उत्तरायणी मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बाबा बागनाथ की पवित्र धरती में 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंका गया था। सरयू, गोमती और सरस्वती के संगम तट पर बसे शिवनगरी बागेश्वर में हर वर्ष मकर संक्रांति से 8 दिन का मेला आयोजित होता है, जिसमें कुमाऊनी संस्कृति और सभ्यता को झांकी के माध्यम से पेश किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने बालीघाट धर्मघर सड़क का जीर्णोद्धार किए जाने, गोलू मार्केट, गरुड़ का
विनियमितकरण किए जाने और बागेश्वर में खेल मैदान निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। सूर्यदेव को ग्रह मकर संक्रांति एकमात्र पर्व है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यापक महत्व है। हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भीष्म पितामह के देह त्याग के दिन के रूप में भी जानते हैं और सूर्य के उत्तरायण में आते ही अच्छे दिन, जिनको कि शुभ दिन कहा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पुण्य काल भी माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू नदी खासकर त्रिमादी स्नान के साथ पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को भी याद दिलाता है। भाइयों बहनों, आपने हमेशा हम सभी को अपना प्यार दिया है। आज भी इस मेले के शुभारंभ में आप सभी ने मुझे बुलाकर जिस अपनत्व का परिचय दिया, मैं आप सबका आभारी हूं। कुछ तकनीकी कारणों से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है। मैं शीघ्र ही आप सबके समक्ष आऊंगा। आप सभी को सच में एक बात बताऊं तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा थी कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में आता और इस मेले में प्रतिभाग करता। मुझे बचपन से ही मेलों में जाने का बहुत शौक रहा है, इसलिए आज भी मुझे बचपन के दिनों की याद आ रही थी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सबके बीच में पहुंचूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक मेला हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि उत्तराखंड की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, उन सभी को पहचान उनकी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को लगातार वो प्राप्त होती रहे। इसको लेकर पिछले दिनों जहां हमने बूढ़ी दिवाली इगास के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया है, उसी प्रकार से इस बार हमने यह तय किया था कि उत्तरायणी का ये पर्व हमारा विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। और इसके तहत इस बार हमने सभी को उत्तरायणी के पर्व मनाने के लिए अनेकों स्थानों को तय किया था। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक मेला निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का कार्य भी करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को एक मंच प्रदान होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि समूचे भारत का सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति होती हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। बागेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टम्टा जी लगातार भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री चंदन रामदास जी और कपकोट क्षेत्र के युवा विधायक सुरेश गढ़िया जी के नेतृत्व में
भी यहाँ हो रहे विकास के कार्य इसका एक मैं कहूँ कि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी से एक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से हमारी सरकार के श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में अपने दायित्वों को निर्वहन की भी अपेक्षा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस पुनीत कार्य, इस पुनीत लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। मुझे आप सबके बीच में आकर आज यह बात बागेश्वर से ही कहनी थी, लेकिन चूंकि मैं वहां न पहुंचकर इन संचार के माध्यमों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा उत्तराखंड राज्य पर है। ज्यादातर हिस्सों में यहाँ कोहरा नहीं होता है। जब मैदानी क्षेत्र में कोहरा होता है, धूप निकलने में कई दिन लग जाते हैं, उस समय भी हमारे यहाँ विभिन्न स्थानों पर सूर्यदेव प्रकट होते हैं। अतः सौर ऊर्जा का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हम शीघ्र ही ऐसी आकर्षक और ऊर्जा नीति लेकर आएंगे जिससे यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का अवसर प्रदान होगा। मकर संक्रांति एकमात्र पर्व है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यापक महत्व है। हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भीष्म पितामह के देह त्याग के दिन के रूप में भी जानते हैं और सूर्य के उत्तरायण में आते ही अच्छे दिन, जिनको कि शुभ दिन कहा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पुण्य काल भी माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू नदी खासकर त्रिमादी स्नान के साथ पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को भी याद दिलाता है। भाइयों बहनों, आपने हमेशा हम सभी को अपना प्यार दिया है। आज भी इस मेले के शुभारंभ में आप सभी ने मुझे बुलाकर जिस अपनत्व का परिचय दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। मैं शीघ्र ही आप सबके समक्ष आऊँगा। आप सभी को सच में एक बात बताऊं तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा थी कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में आता और इस मेले में प्रतिभाग करता। मुझे बचपन से ही मेलों में जाने का बहुत शौक रहा है, इसलिए आज भी मुझे बचपन के दिनों की याद आ रही थी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सबके बीच में पहुंचूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक मेला हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि उत्तराखंड की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, उन सभी को पहचान उनकी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को लगातार वो प्राप्त होती रहे। इसको लेकर पिछले दिनों जहां हमने बूढ़ी दिवाली, इगास के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया है, उसी प्रकार से इस बार हमने यह तय किया था कि उत्तरायणी का ये पर्व हमारा विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। और इसके तहत इस बार हमने सभी को
उत्तरायणी के पर्व मनाने के लिए अनेकों स्थानों को तय किया था। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक मेला निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का कार्य भी करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को एक मंच प्रदान होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि समूचे भारत का सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति होती हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। बागेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टम्टा जी लगातार भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री चंदन रामदास जी और कपकोट क्षेत्र के युवा विधायक सुरेश गढ़िया जी के नेतृत्व में भी यहाँ हो रहे विकास के कार्य इसका एक मैं कहूँ कि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी से एक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से हमारी सरकार के श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में अपने दायित्वों को निर्वहन की भी अपेक्षा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस पुनीत कार्य, इस पुनीत लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और